सुप्रभात मित्रों। कल बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स कुछ मूवमेंट्स हुए हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो यूएस और चाइना ये दुनिया को दो धड़े में बांटना चाहते हैं। उसको कहते हैं G2। हम लोग दो धड़े में बटे हुए विश्व को पहले भी देख चुके हैं, जब शीतकालीन शीत युद्ध चल रहा था पूरा दुनिया भर पे, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ यूएस। तो उसका परिणाम क्या हुआ था वो हम लोग भुगत चुके हैं पहले से ही। और अभी दो धड़े में बटे हुए विश्व दोबारा ये कम्युनिस्ट चाइना और कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट चाइना तो बोल नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट चाइना है। वो अपना तरफ से उसको तोड़ मरोड़ दिए हैं कैपिटलिस्ट को। और एक है आपका एग्रेसिव कैपिटलिस्ट यूएस। तो दो तरफ ये जो दुनिया बट जाएंगे ये किसी का हित में नहीं होगा। और इसका क्या परिणाम होगा, दो धड़े में बटेगा या नहीं बटेगा, है ना, उसका एक कल शो ऑफ हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप गए थे चाइना, वहाँ पर अपना 3 दिवसीय जो यात्रा है वो समाप्त किए हैं। ओके, परिणाम में क्या हुआ या नहीं हुआ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और मोदी जी भी अपना कल सफ़र शुरू किए हैं यूएई और अपना यूरोप की तरफ। उसका भी क्या परिणाम निकालेंगे और निकल चुके हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, चलिए देखते हैं। तो ट्रंप अपना 3 दिवसीय सफ़र कल ख़त्म किए हैं। कल 15 मई 2026 थे। पता है हाथ में क्या आया है ट्रंप का? कुछ नहीं, खाली नो एग्रीमेंट साइंड। ट्रंप अपना हेवी वेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे को लेके गए थे। उसमें से मुख्यतः आपका जो टीम कुक हैं एप्पल का, उनको लेके गए थे। इलन मस्क टेस्ला को लेके गए थे, है ना। और ब्लैक रॉक्स हो गए, जो सबसे बड़ा फंड मैनेजर्स हैं। उसके बाद आपका रास्ते में तो एनवीडिया का सीईओ को भी उठा लिए हैं। सबको मतलब होते हैं ना कि एक जब जाते हैं मतलब बड़े आदमी और पीछे पीछे बहुत सारा मुस्तंडे साथ में जाते रखते हैं अपना मतलब वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ट्रंप में सब तो मजाक में ले लेते हैं, उसको कोई मतलब सीरियस लेता ही नहीं है। तो चलो कम से कम ये जो आजू बाजू जो 11 हमारा जो सीईओज़ हैं उसके लिए तो मुझे कोई सीरियस ले। तो शायद इसीलिए सबको एयरफोर्स 1 में बैठाया अपना और चाइना में लेके चला गया। चाइना वाला तो इतना आसान नहीं है ना, वो समझते हैं सब चाल को। ठीक है, यूएस अभी बुरी तरह से फंसा हुआ है ईरान के साथ युद्ध में। वो वहाँ से ना निकल पा रहा है ना उलझ पा रहा है। उसका जितना भी एयरबेसेस हैं वो सब तबाह हो चुके हैं। उसका इज्जत मिट्टी में मिल चुका है गल्फ कंट्री में। सारे का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स बन चुके थे गल्फ कंट्री में, अब उसका जो मुखौटा है वो खुल चुका है। तो ट्रंप या अमेरिका किसी का भी रक्षा नहीं कर सकता है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो किसी तरह से बच बचा के इस जंग से निकलना चाहते हैं। तो उसी लिए एक तरह से चाइना के साथ गुहार लगाने के लिए ट्रंप वहाँ पर पहुँचे थे। और इस गुहार तो लगाने का कोई इनपुट तो दे रहे हैं, बट आउटपुट निकलेगा कि नहीं ये ट्रंप के मन में डाउट था। तो उसीलिए 11 सीईओ को भी साथ में लेके गए थे, एक लालच देने के लिए कि भाई एनवीडिया का एक नया चिप्स निकला है, सबसे पावरफुल चिप दुनिया का, रूबिन। वो चिप्स चाइना को देना चाहते थे। चाइना कहा भाई ये सब हमें मत बताओ, ये सब चिप्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, बट हमें बस जो चाहिए हमें तो पता है तुम्हारा सब चिप डिज़ाइन करते हैं ताइवान में। ताइवान का सबसे बड़ा जो चिप डिज़ाइनर कंपनी है TSMC। तो हम ताइवान मेरा है
अब ताइवान को आप हाथ भी मत लगाना, ये मेरा टेरिटरी है, इसके बारे में बात भी मत करना, अगर बात करोगे तो इसका सर्वनाश होंगे आपका, है ना। ये धमकी चाइना की तरफ से आ गया। ये धमकी आने के पीछे और भी रीज़न है। आप देखिए, ट्रम्प का सफ़र से पहले ही ट्रम्प अपना वेनेजुएला को अपना 51st प्रोविंस घोषित कर दिया, स्टेट घोषित कर दिया। ये कितना बड़ा प्रोवोकेशन है चाइना के लिए, पता है। वेनेजुएला का ऑलमोस्ट 20% ऑयल, क्रूड ऑयल चाइना में आते थे, वो तो बंद कर दिया चाइना ने, ट्रम्प ने। और जो भी इन्वेस्टमेंट था वहाँ पर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट था चाइना का, सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ठप हो चुका चाइना का वेनेजुएला पे। तो एक तरह से चाइना को प्रोवोक किए 51st अपना स्टेट डिक्लेयर करके वेनेजुएला को। तो चाइना भी उसको खुले धमकी दे दिया जब ट्रम्प हवा में थे एयरफोर्स 1 में, कि भाई ताइवान के बारे में कोई बातचीत नहीं होगा, ताइवान मेरा है। इसका मतलब ये है कि ताइवान का सारा सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग भी मेरा कंट्रोल में होना चाहिए, न कि आपका। तो एनवीडिया का चिप छोड़ो, को पूरा जहाँ से पैदा हो रहा ताइवान वही मेरा है, हमको चिप क्यों चाहिए, पूरा का पूरा TSMC पूरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मेरा है। तो चाइना बड़ा खेल दिया वहाँ पर। एनी हाउ, तो ट्रम्प को हाथ कुछ नहीं लगा। ट्रम्प जो चाह रहे थे ना चाइना को लालच देना कि विश्व के 2 धड़ा में बांट देना चाहिए, चाइना आप पूरा एशिया को आप संभालो, पूरा यूरोप को आप संभालो, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मैं संभालता हूँ। 2 धड़े में ये दुनिया को बांट देते हैं और दोनों आपस में बांट खाते हैं, जैसे कि दुनिया को कोई खाने का थाली हो, आधा आप खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ, और बाकी सब झाल बजाए, कीर्तन करे बाकी सब। ये ट्रम्प का प्लान है। और चाइना इस ट्रैप में नहीं आया, क्योंकि चाइना देख चुका है कि शीतकालीन युद्ध में जब क्या हालत हुआ था दुनिया का। तो चाइना एक मैच्योर लोग हैं, वो एक सिविलाइजेशंस रहा है, तो ट्रम्प के झांसे पे बिल्कुल नहीं आया। तो ट्रम्प वहाँ से खाली आता है। और ट्रम्प वहाँ पर डिक्लेरेशन भी दे चुके हैं कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। अब ये जो स्टेटमेंट है, वो जब ट्रम्प वापस आएंगे अमेरिका में, तो वहाँ पर उनका क्या हश्र होगा, क्या आलोचना होगा, वो तो अलग बात है। और चलो, सच्चाई मुंह से निकल जाते हैं। अमेरिका ये इज़ ट्रूली डिक्लाइनिंग पावर है। आने वाला कुछ सालों में देखिएगा अमेरिका नहीं रहेगा अब उतना पावरफुल, है ना। अब देखिए ना, उसका $40 ट्रिलियन का उसका कर्ज हो चुके हैं, और वो पहला बार मजबूर हुआ, पहला बार पिछला 30-40 साल में मजबूर हुआ कि उसका 5% इंटरेस्ट चुकाने के लिए, ना तो वो आगे का लोन नहीं मिल रहा था उसको। ये हालत हो गया। और गल्फ कंट्री का, चाहे अरब कंट्री हो या UAE हो, वो तो ट्रम्प को कह ही दिए हैं कि जो बॉन्ड मार्केट में मेरा पैसा लगा हुआ वो मुझे वापस दो, मुझे सारा डॉलर वापस चाहिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ पर। आपका मार्केट में ना आप पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये कहते हुए UAE तो ऑलरेडी ओपेक कंट्री से निकल चुके हैं और इन्वेस्टमेंट भी US से वापस लेके आ रहे हैं। और US में जो भी सोना पड़ा हुआ था ना, वो फ्रांस ऑलरेडी निकल चुके हैं, और यूरोप का कंट्री भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो मतलब US से सारा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो US का हालत बहुत ही खस्ता है। वो एक गिरता हुआ साम्राज्य है, ढलता हुआ सूरज है। ये बात आप समझ जाइए, और ये बात चाइना भी जानता है। तो गिरता हुआ साम्राज्य के साथ कोई भी डील नहीं करते हैं, है ना। US वहाँ पर वही चाह रहे थे चाइना पे कि किसी तरह से चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल रोक के रखे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल प्रोसेस करते हैं चाइना, है ना, अराउंड 60%। तो वो रोक के रखे हैं। तो उसका वजह से ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है, चिप्स का डिज़ाइनिंग। और चिप्स का डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होंगे ना, तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका GPU नहीं बनेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरफ US अपना भविष्य देख रहा है। लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, और ये चाइना ने एकदम सही नब्स पकड़ा है US का। ठीक है ना, क्योंकि चाइना का ऑयल रोका है US ने,
वेनेजुएला में कब्जा करके या गल्फ कंट्री में हॉर्मुज पे टर्बुलेंस क्रिएट करके चाइना को ऑयल को रोक दिया है। हालांकि चाइना के पास 90 डेज़ का रिज़र्व है क्रूड ऑयल का, लेकिन भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है। और चाइना ने भी इसको अपना रेयर अर्थ मटेरियल को भी सप्लाई रोक दिए हैं, ठीक है ना। और ट्रंप उसको थोड़ा टैरिफ में थोड़ा रियायत दिए हैं, लेकिन इससे झुकने वाला नहीं है चाइना, ठीक है ना। चाइना जानता है कि उसका जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ा हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रूरत है, क्योंकि वो सब चीज़ में ऑटोमेशन करना चाहते हैं, क्योंकि लोग नहीं है ना काम करने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिए ही आपको रेयर अर्थ मटेरियल को संभाल के रखना पड़ेगा। यही भविष्य का सोना है बेसिकली, ओके। तो इतना आसानी से देने वाला है नहीं। और बाद में जब चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेंगे तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी चिप्स बनते हैं वो ताइवान में जो जैसे बन रहे थे वो बनेंगे, और उसके लिए चाहिए आपका रेयर अर्थ मटेरियल। तो उसका रिज़र्व अभी से रख रहे हैं। और चाइना और एक चीज़ का रिज़र्व कर रहा है, वो है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर सेमीकंडक्टर्स के लिए और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स भविष्य का बनेंगे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मटेरियल है, क्योंकि वो उसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है ना। तो ये दो चीज़ का स्टॉक चाइना स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं और किसी को भी नहीं दे रहे हैं। जैसे सिल्वर का एक्सपोर्ट तो बैन कर चुके हैं, और साथ में ये रेयर अर्थ मटेरियल का भी। आपने खबर सुना होगा कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना ने रोक रखा था, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा रियायत दिए हैं, ठीक है। एनीहाउ, तो ये तो एक डिज़ास्टर साबित हुआ ये 2 दिन का जो सफ़र था यूएस का। इसके बाद मैं आता हूँ एक मैच्योर डेमोक्रेसी इंडिया का सफ़र के बारे में। मोदी जी भी अपना सफ़र पे निकले हैं। पहले 2.5 घंटा का स्टॉप ओवर, पहले तो शेड्यूल नहीं था, तो एक स्टॉप ओवर अबू धाबी में यूएई में रखे हैं। वो तो कल मीटिंग हो गया उनका प्रेसिडेंट MBZ के साथ। तो 6 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हुए हैं, 6। उसमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिज़र्व का है। UAE अपना देख रहे हैं ना कि चारों तरफ जंग का माहौल है, कभी भी उस पर अटैक हो सकते हैं, तो ऑयल फील्ड्स पे अटैक हो रहे हैं, है ना। तो वो जो भी प्रोडक्शन, क्योंकि ओपेक से निकल चुके हैं, क्योंकि उसका फुल कैपेसिटी जितना था ओपेक के कारण वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, तो अभी फुल कैपेसिटी में वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपना क्रूड ऑयल को। तो रखेंगे कहाँ पर? अगर यूएई में रखेंगे उतना रिज़र्व नहीं है यूएई के पास, अगर रखेंगे तो वहाँ पर अटैक हो जाते हैं, सारा जल के खाक हो जाते हैं, वो एक लॉस है। तो एक सेफ़ एरिया ढूंढ रहे हैं वो, जो भारत के रूप में मिला है। भारत में यहाँ पर विशाखापत्तनम और कई जगह में जहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखते हैं क्रूड ऑयल का, वहाँ पर यूएई 30 मिलियन बैरल रिज़र्व रखेंगे, इतना क्रूड ऑयल का अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इंडिया का भी इतना रिज़र्व बना नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे इंडिया फेज़ 2 में और बनाएंगे, 30 और भी 40 मिलियन बैरल का रिज़र्व और भी बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, बट अभी के लिए 30 मिलियन बैरल रिज़र्व रखेंगे। पहले ये सिर्फ 5 मिलियन बैरल थे। सोचिए 6 गुना बढ़ चुका है रिज़र्व हमारा बिकॉज ऑफ यूएई। और हमारा जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है दुनिया में 3रा नंबर पे आते हैं, तो हम रिफ़ाइन भी कर सकते हैं, तो यूएई के लिए भी फ़ायदा होगा। यूएई अपना क्रूड ऑयल प्रोडक्शंस बहुत ही बढ़ा देंगे, और साथ में उसको रखने का भी कोई समस्या नहीं है, स्टोरेज का, ना ही रिफाइनिंग का कोई समस्या होगा भारत के लिए, है ना। भारत ही सब कुछ करके दे देगा। तो भारत एक नेट इंपोर्टर के वजह से धीरे धीरे एक्सपोर्टर, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर या रिफाइंड पेट्रोल एंड डीजल का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ यूएई। तो ये है भारत का एनर्जी सिक्योरिटी। और एलपीजी का सप्लाई यूएई बरकरार रखेंगे और बढ़ा दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा दे रहे हैं। तो एलपीजी का भी कोई समस्या आने वाला दिन पे नहीं होगा इंडिया के लिए, है ना। साथ में यूएई जो कमिटमेंट किए हैं कि भारत में भर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखिए आरबीएल बैंक के साथ ऑलरेडी करार हो चुका है, जिस बैंक में वो यूएई इन्वेस्ट करेंगे, है ना। साथ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन उसके बाद ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और
डेफिनेटली। और भारत का एक सबसे बड़ा एक प्लान है आईमैक, हाँ, जो आपका यूएई इज़राइल का होते हुए और यूरोप की तरफ जाएंगे, एक रूट जिसमें आपका सप्लाई चेन बनेंगे, है ना। इसमें भी वो इन्वेस्ट करेंगे भर भर के। तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक एग्रीमेंट साइन हुआ वो है डिफेंस पैक्ट। आपने खबर सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक डिफेंस एग्रीमेंट बना है, जिसमें क्या है कि कोई भी देश अगर सऊदी अरब पे अटैक करते हैं तो पाकिस्तान उसको रक्षा करेंगे, है ना। तो पाकिस्तान अपना सेना वहाँ पर भेजेंगे उसको रक्षा करने के लिए। सोचिए, पाकिस्तान अपना रक्षा कर ले वही काफ़ी है। कल ही पाकिस्तान में 11 पाकिस्तानी सेना को टीटीपी ने मार दिया। वो अपना रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। बालूचिस्तान तो अपना आज़ादी घोषित कर दिया है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा बस अलग ही होने वाला है पाकिस्तान से, और वो चले सऊदी अरब को रक्षा करने के लिए। चलो ठीक है, वो तो अलग बात है, उन लोगों को पैसा नहीं है, सऊदी अरब पैसा दे रहा है, कम से कम उस पैसे से 2-4 दिन का खर्चा तो चल जाए पाकिस्तान का। ओके, तो पाकिस्तान वहाँ पर सेना भेजेंगे और अपना फाइटर जेट्स भेजेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको रक्षा करने के लिए। चलो अच्छा बात है, रक्षा कर ले। और बट यूएई के साथ जो डिफेंस पैक्ट बन रहा है उसका रूपरेखा तो अभी सामने नहीं आया मीडिया के सामने में, बट जो अंदाज़ा है कि वहाँ पर इंडिया अपना सेना तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि हो सके उसको ट्रेनिंग दे दें कैसे डिफेंस कर सकते हैं, और साथ में अपना जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आकाश तीर सिस्टम, उसका जो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं ड्रोन अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, वो हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो यूएई में भी वो पोजीशन रहेंगे, और भी बहुत सारा मिसाइल सिस्टम्स भी वहाँ पर पोजीशन हो सकते हैं। और इज़राइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू भी चुपके यूएई विज़िट कर चुके हैं, है ना। और वो भी अपना जो आयरन ड्रोन सिस्टम्स वो भी यूएई को देने वाले हैं। तो मतलब यूएई को वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया और इज़राइल मिलके। पता है क्यों? कि यूएई में इंडियंस भर भर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्चुअली यूएई इंडियंस के लिए एक सेकंड होम की तरह है ना। और वहाँ पर यूएई को बनाने के लिए इंडियंस को सबसे बड़ा हाथ है। तो एक खूबसूरत सा जगह बनाया है हमने, उसको हम लोग बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है हमारा इंडियंस का, और वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आते हैं। हम उनको अपना भाई बुलाते हैं, वो हमारा एक दूसरी घर है इंडियंस के लिए, तो उसको हम लोग सुरक्षित रखना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इसमें इज़राइल भी हमारा साथ देंगे यूएई को सुरक्षित करने के लिए। तो ये एक गाइडलाइंस अभी आना बाकी है, मेरा अंदाज़ तो यही बनने वाला है। और तो यूएई इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी का दायित्व तो लेगा, और इंडिया उसका टेरिटोरियल सिक्योरिटी का दायित्व लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। और उसके बाद मोदी जी गए हैं नेदरलैंड, यूरोपियन कंट्री, और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाएंगे। नेदरलैंड में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन होना है बिटवीन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और AMSL के बीच में। ये कंपनी जो नेदरलैंड का है AMSL, वो क्या करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा चिप फैब्रिकेटर्स हैं, वो चिप फैब्रिकेट करते हैं। ओके, उनके पास बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट उसके पास मशीन्स हैं जिससे वो फैब्रिकेशन करते हैं। वो ताइवान का TSMC के बाद ये दूसरे नंबर पे है दुनिया में। उनका साथ एग्रीमेंट बन रहे हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये आके गुजरात का धोलेरा में जो प्लांट टाटा ने लगाया है वहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया चाहते हैं 2029 तक उसका जो भी 70% चिप्स का रिक्वायरमेंट है, डिफेंस में हो या अगर इंडिया का बहुत ही प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लैपटॉप्स बनाना चाहते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का GPU बनाना चाहते हैं, है ना। ये सारे चीज़ों में जो भी आपका चिप्स लगेंगे वो गुजरात के धोलेरा में बनेंगे, और साथ में बनेंगे आपका चेन्नई में एक बन रहे हैं, एक उड़ीसा में बन रहे हैं, और एक बन रहे हैं आपका इधर आसाम में। ये सब लोकेशंस पे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए तो आपका स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीन्स चाहिए वो तो चाहिए, और उसका हेल्पिंग हैंड भी चाहिए,
तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साबित होगा और ये राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। इसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जैसे कि आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पर जो मेनली जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स, जो गवर्नमेंट वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स है, वो चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स और रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे वो इन्वेस्टमेंट करें इंडिया पे आके। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी इंडिया के लिए बेसिकली, ठीक है ना। और साथ में बहुत छोटा छोटा चीज़ें हैं जैसे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब भी है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट मतलब उसका लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए भी है ना। तो ये सब के लिए ये मोदी जी का सफ़र बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के भविष्य के लिए। एक है चिप डिज़ाइनिंग और एक है रिन्यूएबल एनर्जीज़, ये दो चीज़ और इन्वेस्टमेंट। तो एक तरफ खाली हाथ लौटे डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ दो हाथ में लड्डू लेके लौट रहे हैं मोदी जी। तो ये है दो अलग अलग पॉलिटिशियंस और देश, जो कितना मैच्योर है उसका यात्रा और उसका आउटकम से हमें पता चलता है। तो ये छोटा सा अपडेट था। तो आशा करता हूँ आपको ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरा साथ बने रहिए। अब प्लीज़ मेरा मोबाइल जो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्रिप्शन तो करते जाइए कम से कम, और एक लाइक अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।